Hello students, welcome. Welcome to lecture number 2 of dual nature of radiation and matter. Previous lecture में हमने जो देखा था वो था प्लैंक्स हाइपोथेसिस के बारे में। हमने ये देखा था कि प्लैंक की हाइपोथेसिस क्या थी। प्लैंक की हाइपोथेसिस से हमको एक फॉर्मूला मिला था, जो भी ब्लैक बॉडी में से बाहर आने वाले जो रेडिएशंस है उस रेडिएशंस की एनर्जी का फॉर्मूला मैंने दिखा था, और वो जो एनर्जी का फॉर्मूला था E इज इक्वल टू NHF। वो फॉर्मूला इनडायरेक्टली हमको इंडिकेट करता था कि ब्लैक बॉडी में से निकलने वाले जो रेडिएशन है वो कंटिन्यूस नहीं होते, वो एक एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में बाहर आते हैं। और उस एनर्जी के पैकेट को हमने फोटोन नाम दिया था और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस किया था। साथ साथ में हमने ये भी देखा था कि पहली बार किसी ने ऐसा बोला कि जो भी एनर्जी रेडिएशंस होते हैं वो रेडिएशन वेव के फॉर्म में नहीं होते, वो पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इतना डिस्कस कर लिया था, लेकिन प्लैंक की ये थियरी जो थी जिसमें रेडिएशंस को वेव ना कहते हुए पार्टिकल बोला गया था, वो थियरी बहुत टाइम तक क्रिटिसिज्म में रही। क्रिटिसिज्म में क्यों रही? क्योंकि बहुत से लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हुआ था उस जमाने में कि कोई भी रेडिएशन जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है। मतलब एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअसली बाहर नहीं आती है, वो एक पैकेट के फॉर्म में, बंच के फॉर्म में, यानी कि आज हम जिसको जानते हैं फोटोन के फॉर्म में बाहर आती है। तो ये डाइजेस्टेबल नहीं था। तो इस पर्टिकुलर चीज को एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट ने बहुत ही अच्छी तरह से लोगों के दिमाग में अच्छी तरह से इस चीज को समझा दिया। वो एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि एनर्जी रेडिएशंस जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ऑल्दो उसमें मैक्स प्लैंक के अलावा आइंस्टाइन का भी कंट्रीब्यूशन था, हर्ट्ज का भी कंट्रीब्यूशन था, फिर लिनार्ड का कंट्रीब्यूशन था। तो ये बहुत सारे अलग अलग लोग इसके पीछे लगे हुए थे। तो आइए समझते हैं कि वो चीज क्या थी, एक्सपेरिमेंट क्या था, और उस एक्सपेरिमेंट ने कैसे पार्टिकल नेचर को अप्रूवल दिया। लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने से पहले हमको यहाँ पे सबसे पहले उस एक्सपेरिमेंट के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। और उस एक्सपेरिमेंट का बेसिक्स क्या होता है, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट में हम मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर कोई मेटल मेरे पास है, मेटल में आप जानते हो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाउंड होते हैं बट एटम से फ्री होते हैं। मतलब जो भी मेटल है, मान लो आयन का मेटल है, Fe है, तो Fe की ऑर्बिट्स में वो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, वो ऑर्बिट से फ्री हो गए होंगे, लेकिन वो आयन के जो मटेरियल है उस मटेरियल के अंदर वो बाउंड है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में से बाहर आ चुका है, हम उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने आप उस मेटल में से बाहर क्यों नहीं आ सकता? उसका रीजन पहले समझना पड़ेगा। और वो जब तक वो रीजन नहीं समझेंगे, इलेक्ट्रॉन के एमिशन के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करना मुनासिब नहीं होगा, आपको समझ में कम आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कोई भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन अपने आप क्यों बाहर नहीं आता है। बहुत ही सिंपल सा रीजन है इसका। लेट अस अंडरस्टैंड वो रीजन देखते हैं। देखिए, मान ले मेरे पास एक मेटल है, ये जो मैं बता रहा हूं ये एक मेटल है, ठीक है। अब मेटल में मान लो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मान लो बाहर आ गया, थोड़ी देर के लिए ऐसा ही मान लेते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर आ गया, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर आ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज मेटल से दूर हो गया। इसका मतलब है कि मेटल रिलेटिवली क्या हो गई, ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई कि नहीं हो गई, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो मेटल के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अगर मान लो निकल गए, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज मेटल के ऊपर डेवलप हो जाएगा। और साथ साथ में मेटल जो होती है बेसिकली कंडक्टर्स होते हैं, और कंडक्टर्स मेटल के अंदर लेटाइस पोजीशन पे क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन और ये इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से डेवलप होने वाला पॉजिटिव चार्ज इस मेटल को ज्यादा पॉजिटिव कर देगा। दिस मींस दिस मेटल इज मोर पॉजिटिव। और साथ साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए हैं, आप सब जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो मेटल पॉजिटिवली चार्ज है,
जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए हैं वो नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करके वापस फिर इलेक्ट्रॉन को क्या डाल देगा, मेटल के अंदर डाल देगा। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो क्या होगा, मैंने वो समझाया, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। वो जाए उससे पहले ही क्या करेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज जो है उस इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के वापस उसके अंदर रख देंगे। तो मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाउंड है, मेटल यानी मटेरियल से बाउंड है। क्यों बाउंड है भाई, क्योंकि मटेरियल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है और अपने मटेरियल में से उसको बाहर आने नहीं देता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो मुझे ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लाना है तो क्या किया जाए। बहुत ही सिंपल सा है कि अगर मैं किसी को पकड़ के अपने पास खींच रहा हूं, ठीक है, और फिर भी वो बंदा चाहता है कि वो मेरी पकड़ से छूट के चला जाए, तो क्या करना पड़ेगा, तो कि मैं जो फोर्स लगा रहा हूं, मैं जो एनर्जी लगा रहा हूं उस पर्टिकुलर पर्सन पे, उसको अपने आप एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी या फिर किसी और को उस पे एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, सो दैट वो मेरे फोर्स को ओवरकम करके क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो यहां पे भी कुछ ऐसा है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को कहीं से ऐसी एनर्जी मिल जाए जिस एनर्जी की वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को ओवरकम करके अगर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो कहीं ना कहीं से मुझे एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और कितनी एनर्जी करनी पड़ेगी सप्लाई, तो कि वो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन को ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके, उतनी एनर्जी को मुझे एक्सटर्नल सप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है, उतनी एनर्जी मुझे इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। इसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने आप मेटल में से बाहर नहीं आता है। तो ये चीज को समझने के लिए अगर हम डिटेल में डिस्कस करना चाहें तो कुछ टर्मिनोलॉजी के साथ हमको जाना पड़ेगा। उसमें टर्मिनोलॉजी में सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का यूनिट होता है, और मेजॉरिटी मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी के यूनिट को जूल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको डिफाइन करने की पहले कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, आपको यहाँ पे सामने एक डेफिनेशन दिख रहा है, यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो कि एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज बीन एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। क्योंकि देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे एक्सेलरेट करना है तो मुझे उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। कहां से देंगे एनर्जी, अगर मान लो हमने वो एनर्जी किसी बैटरी से दी, और बैटरी अगर 1 वोल्ट की बैटरी है, तो 1 वोल्ट की बैटरी से इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी को क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन कैसे किया जाता है, आप देख सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। मेजोरिटी ऑफ द सिचुएशंस में मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूज होता है, तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन जो है वो आपके सामने है। इट इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। ये मिलियन जो है वो 10⁻6 होता है, राइट। तो ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में मैंने एनर्जी को डिफाइन करने का तरीका मैंने यहाँ पे आपको बताया। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है हमने यहाँ पे सीखा। सिंपल, 1 वोल्ट की बैटरी लगाओ, उस बैटरी से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दो, और जो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट की बैटरी से मिलेगी उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 1 वोल्ट की बैटरी लगाओ, उस बैटरी से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दो, तो ये 1 वोल्ट की बैटरी उस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी सप्लाई करेगी, दैट एनर्जी इज नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। अब वापस उसी क्वेश्चन पे वापस आते हैं। कौन से क्वेश्चन पे वापस आते हैं भाई, कि अगर मुझे मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर लाना है, तो मैंने अभी बोला कि बाहर से मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन को मेटल में से बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या ये एनर्जी हर एक मेटल के लिए सेम होगी, तो आंसर इज नो। अलग अलग मेटल के लिए ये जो एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है।
ठीक है, तो मतलब ये जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, मेटल की सरफेस के ऊपर डिपेंड करती है। और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है, कोई भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे देनी पड़ती है, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोला जाता है वर्क फंक्शन। समझ में आया वर्क फंक्शन क्या होता है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम द मटेरियल इज नोन एज वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी, एक मान लो मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक मेटल है, ठीक है, ये एक मेटल है, इस पे मैंने एनर्जी सप्लाई की और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो अगर मान लो इस मेटल पे मुझे 10 जूल एनर्जी देनी पड़ती है अगर मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहता हूं तो। अगर 9 जूल दिया तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, 9.99 जूल दिया ना तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, 10 जूल देने पे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे कम से कम 10 जूल या 10 जूल से ज्यादा, अगर 15 जूल दिया तो भी बाहर निकलेगा, 50 जूल दिया तो भी बाहर निकलेगा, 10 जूल दिया तो भी बाहर निकलेगा, लेकिन 10 से कम जूल पे वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता। तो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी देनी पड़ी भाई, 10 जूल। तो इस 10 जूल को क्या कहा जाता है, वर्क फंक्शन कहा जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वर्क फंक्शन को जूल की बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। ओके, और वर्क फंक्शन का जो सिंबल है आप यहां पे नीचे देख रहे हो, यू कैन सी दैट, नीचे वर्क फंक्शन का सिंबल मैंने यहां पे दिया है, दैट इज 50। ठीक है, ये 50 जो है दैट इज द सिंबल ऑफ द वर्क फंक्शन। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। वर्क फंक्शन जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और मेटल की जो सरफेस होती है उसका नेचर क्या होता है उस पर डिपेंड करती है। आई होप कि वर्क फंक्शन क्या होता है वो आपको समझ में आ गया है। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर तो निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के कितने कितने तरीके हैं, तो वो सारे तरीकों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आएगा वो है थर्मियोनिक एमिशन। देखो, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है और मुझे एनर्जी देनी है। अब एनर्जी कौन से तरीके से मैं दूं, वो तरीका जो है एनर्जी देने का वो यहां पे क्या डिफाइन करता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन को डिफाइन करता है। अगर थर्मियोनिक एमिशन है, नाम से ही पता चल जाता है, थर्मियोनिक एमिशन मतलब मुझे हीट एनर्जी देनी पड़ेगी और हीट एनर्जी की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो अट्रैक्शन होता है उसको ओवरकम करके मेटल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है समझ में आया। एनर्जी देना है, अगर एनर्जी मैंने हीट के फॉर्म में दी, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में दी, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के एमिशन को हम कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। दूसरा होता है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन का मतलब क्या है, तो फील्ड एमिशन का मतलब यह है कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है भाई, F इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है वो है E। तो F इज इक्वल टू -E इंटू E, जितना फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। तो अगर मैं जिस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहता हूं उस मेटल को मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को मेटल में से बाहर निकलने के लिए क्या मिलेगा, पुल मिलेगा। ठीक है, वो कैसे होता है मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो ये है फील्ड एमिशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को मेटल में से बाहर निकालेंगे, इसको कहते हैं फील्ड एमिशन। और तीसरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, तो कि कोई भी मेटल की सरफेस ले लो, उस मेटल की सरफेस के ऊपर हम क्या करते हैं, लाइट अप्लाई करते हैं, लाइट विथ अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। सूटेबल फ्रीक्वेंसी, कोई भी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट यहाँ पे नहीं चलेगी। वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करने वाले हैं आज के ही लेक्चर में। सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अगर मैं क्या करूं, मेटल के ऊपर अप्लाई करूं, तो लाइट के पास भी क्या होता है, एनर्जी होती है कि नहीं होती। तो वो एनर्जी में से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, जो जरूरत है वो एनर्जी अपने में एब्सॉर्ब करेगा और उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मेटल के बाहर आ जाएगा। किसको ओवरकम करके, तो मेटल के पॉजिटिव चार्ज
और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन को ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। क्यों आएगा भाई? क्योंकि हमने लाइट अप्लाई की, लाइट अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन क्या आ गया? बाहर आ गया। तो मतलब अगर लाइट को यूज करके हम अगर किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो ऐसे एमिशन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यहाँ पे तीन टाइप के एमिशन मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ये जो आप देख रहे हो पहला वाला, ये जो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला है वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, इसको मैं बोलता हूं ए। तो ए जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, लाइट को मेटल के ऊपर अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ये जो बी वाला है वो क्या है भाई? थर्मल एमिशन है। मेटल को क्या करेंगे? हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, गर्म करेंगे, और उस हीट एनर्जी में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो मिल जाएगी और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। और तीसरा केस जो है सी, यहाँ पे जो फिगर में दिखाया है वो है बेसिकली फील्ड एमिशन का। देखो मैंने मेटल जो अपनी मेटल का ये ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है वो क्या है? मेटल का ब्लॉक है। उस मेटल के ब्लॉक के बहुत ही नजदीक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगा दिया मैंने, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगा दिया जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा चार्ज डेंसिटी हो। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स क्या आएगा? मेटल आएगा कि नहीं? आप देख रहे हो कि टूवर्ड्स मेटल। तो हमारा इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करता है भाई? हमारा इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेटल की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन की मोशन जो होगी वो बेसिकली मेटल से दूर की तरफ होगी और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि प्लेट के जो पॉजिटिव चार्ज है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको पुल करके इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? बाहर लेके आएंगे। तो ये तीन टाइप के इलेक्ट्रॉन एमिशन होते हैं। तो अब तक जो मैंने डिस्कस किया वो अल्टीमेटली एक ही चीज डिस्कस किया कि मेटल है और मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो पहले क्या डिस्कस किया? मेटल में से इलेक्ट्रॉन अपने आप क्यों बाहर नहीं आता, फिर अगर मुझे उसको बाहर लाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन को मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट में मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। और यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर जगह पे हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के कितने कितने टाइप्स होते हैं। मेटल में से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हाउ मेनी वेज वी कैन डू दैट पर्टिकुलर जॉब। तो ये तीन उसके तरीके हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा तीन टाइप के एमिशन। अब क्या करना है? तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता जो हमने तीसरा टाइप देखा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, सबसे पहले हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था। आप जानते हो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। मैक्सवेल की थियरी के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थियरी तो बन चुकी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसी कोई चीज होती है, वो एग्जिस्ट होती है, वो हम सब जानते थे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करने वाला काम सबसे पहले किसने किया? हर्ट्ज ने किया। तो ये काम ऐसा छोटा मोटा काम नहीं था। हर्ट्ज ने अपनी पूरी जिंदगी इसके पीछे लगा दी थी। सालों तक उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान 1887 में ये एक्सपेरिमेंट करते करते हर्ट्ज को एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिला वो यहां पे लिखा है। देखो सेकंड लाइन यहां पे मैं रीड कर रहा हूं। सेकंड लाइन को रीड करो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ये एग्जैक्टली क्या है। In his experimental investigation of the production of electromagnetic waves by mean of a spark discharge, एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर आप जानते हो तो स्पार्क डिस्चार्ज क्या होता है वो आप जानते होंगे। Hertz observed that high voltage spark across the detector loop were enhanced when emitter plate was illuminated by ultraviolet light from the arc lamp। मतलब वो स्पार्क जो मिलते थे उसके एक्सपेरिमेंट में, वो जो स्पार्क है ना उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती थी। हाई वोल्टेज स्पार्क मिलते थे। कब मिलते थे? जब अल्ट्रावायलेट लाइट उसके ऊपर अप्लाई की जाती थी। जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आते थे ना उस जगह पे, उस मेटल पे अगर कोई अल्ट्रावायलेट लाइट अप्लाई करता है तो क्या होता है भाई? तो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर आते हैं और उसकी वजह से सडनली करंट भी इंक्रीज हो जाता है। ऐसा ऑब्जर्वेशन हर्ट्ज ने किया था। ठीक है,
तो इसका मतलब ये था कि हर्ट्ज को ये ऑब्जर्वेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा कि लाइट की वजह से किसी मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। और नीचे मैंने लिखा है व्हाई इलेक्ट्रॉन कम्स आउट, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। लाइट अगर हम लाइट अप्लाई करेंगे मेटल सरफेस के ऊपर तो क्या करेगा, लाइट से उस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे और वो एनर्जी एब्सॉर्ब करके पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन को ओवरकम करके वो क्या हो जाएंगे, मेटल से बाहर आ जाएंगे। ये ऑब्जर्वेशन जो था हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन था और इस ऑब्जर्वेशन को हर्ट्ज ने नाम क्या दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया। photoelectric effect, the phenomenon of emission of electron from a mainly metal surfaces exposed to the light energy। लाइट कौन सी होती है भाई, एक्सरे अप्लाई कर सकते हो, गामा रे अप्लाई कर सकते हो, अल्ट्रावायलेट अप्लाई कर सकते हो, विजिबल लाइट अप्लाई कर सकते हो, इंफ्रारेड अप्लाई कर सकते हो। इससे नीचे मस्त इंफ्रारेड से पहले माइक्रोवेव आता है, रेडियो वेव आता है, तो माइक्रोवेव और रेडियो वेव से ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते हैं। उसने ऐसा भी देखा, उसने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कम्स आउट व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन दैट पर्टिकुलर मेटल सरफेस। अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। अगर आपको पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद है तो आपको पता होगा अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, एक्सरेज, ये सारे ऐसे वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा है। तो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया था एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट हमको अप्लाई करनी पड़ती है। जब तक वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी नहीं होती तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते। तो ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट कौन कौन सी हो सकती है वो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है। वो इंफ्रारेड से लेके गामा रे तक कोई भी लाइट हो सकती है जिसकी फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो लाइट होती है वो क्या करती थी, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती थी और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं, बट वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है और स्पेशल केसेस होते हैं, तो हम उसको जनरल सेंस में डिस्कस नहीं कर सकते। अपने तो क्या समझना है, मेटल की प्लेट है, लाइट अप्लाई करेंगे, लाइट की फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। अगर कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अप्लाई कर दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते हैं। मतलब स्पेसिफिक वैल्यू या उससे ज्यादा वैल्यू वाली लाइट, अगर हम ज्यादा वैल्यू की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अगर हम उस पर्टिकुलर मेटल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं और इसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसा था जरा ध्यान से देखना। लेकिन उससे पहले एक बार एक चीज और भी देख लो, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। ये मेटल है, मेटल के ऊपर अगर आप अल्ट्रावायलेट लाइट अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। अगर हम कोई भी मेटल ले लेते हैं, अल्कली मेटल नहीं लेते, अल्कली मेटल के सिवा कोई और मेटल ले लो और अगर मान लो मैंने उसके ऊपर विजिबल लाइट अप्लाई किया तो कोई एमिशन नहीं होता। ये भी उसको देखने को मिला था। फिर अगर अल्कली मेटल है और अल्कली मेटल के ऊपर विजिबल लाइट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो भी ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। मतलब यहाँ पे हर्ट्ज को जो ऑब्जर्वेशन मिला था उस ऑब्जर्वेशन में उसने क्या देखा था कि कोई भी मेटल या कोई भी लाइट से काम नहीं चलता। स्पेसिफिक मेटल और स्पेसिफिक लाइट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए, तभी जाके क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलती है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर आते हैं। इनडायरेक्टली ये वही चीज रिफ्लेक्ट करता है कि भाई लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर आते हैं। आई होप कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है आपको समझ में आ गया है, राइट। तो चलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज को पहले देख लेते हैं, उसके बाद उसके एक्सपेरिमेंट, उसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की डिस्कस करेंगे और एक्सपेरिमेंट क्या था वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वर्क फंक्शन जो भी मैंने डिस्कस किया, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रॉन कम आउट फ्रॉम द मटेरियल इज नोन एज व्हाट, वर्क फंक्शन। उस वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है वो प्लैंक का फॉर्मूला ही है। देख लो प्लैंक का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू HF था। तो यहाँ पे वर्क फंक्शन का फॉर्मूला जो है वो भी क्या है, phi इज इक्वल टू HF0 है, वेयर F0 इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मटेरियल। अगर F0 से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अगर आप अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो जरूरी होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस फ्रीक्वेंसी को मैंने नाम दिया है F0। तो अगर वो फ्रीक्वेंसी F0 है तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा HF0। इट इज derived from that Planck's hypothesis, E is equal to HF।
ओके और f की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, c बाय लेमडा लिख सकते हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे hc बाय लेमडा 0 यहाँ पे लिखा है। आई होप कि वर्क फंक्शन क्या होता है वो आपको समझ में आ गया हो, राइट। तो वर्क फंक्शन के बाद हम क्या करेंगे, वर्क फंक्शन के बाद दूसरा डेफिनेशन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जो कम से कम फ्रीक्वेंसी हमको जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन को मेटल में से बाहर निकालने के लिए। समझ लो, कम से कम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रॉन कम आउट फ्रॉम द मेटल इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है तो 100 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली कोई भी लाइट है, अगर आप अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। 100 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अगर अप्लाई करोगे तो ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर आएंगे। इसका मतलब ये होता है एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो जरूरी होती है मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर आता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। हम रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ जानते हैं। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है, F इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसका मतलब है कि मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट विच कैन मेक एन इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मटेरियल। अगर मान लो मैक्सिमम वेवलेंथ 2 मीटर की है, फॉर एग्जाम्पल वेवलेंथ लेंथ होती है ना, तो उसका यूनिट होता है मीटर। अगर मान लो 2 मीटर की वेवलेंथ है, बहुत बड़ी हो गई वैसे तो, ठीक है, मैं तो जस्ट रैंडमली यहां पे वैल्यू बोल रहा हूं। अगर मान लो 2 मीटर की वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ है, तो 2 मीटर या 2 मीटर से कम वेवलेंथ वाली लाइट होगी तो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे मेटल में से। लेकिन 2 मीटर से ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट अगर आप उस पर्टिकुलर मेटल के ऊपर अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ beyond which electron will not come out and under which electron will definitely come out is known as what, threshold wavelength। I hope कि समझ में आ गया होगा कि threshold wavelength क्या होता है। ओके, threshold wavelength के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या करते हैं, लाइट को अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। लाइट को अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और लास्ट में एक टर्मिनोलॉजी है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये करंट कौन सा करंट है भाई, तो कि फोटो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आ गए और उस इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर कोई करंट जनरेट होता है तो ऐसे करंट को क्या कहा जाता है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो करंट कंस्टिट्यूटेड बाय व्हाट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी हम पूरे चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, राइट। तो पूरे चैप्टर के अंदर हम ये टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने टर्मिनोलॉजी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। तो अब जब से मैं वर्क फंक्शन बोलूं तो अपने आप दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या बात हो रही है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर मैं बोलूं तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जरूरी होता है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उसको बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी वजह से जो फ्लो होने वाला करंट है उसको हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो हमारा मेन गोल है इस पर्टिकुलर लेक्चर का, जिस एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, पार्टिकल नेचर को अप्रूवल दिया, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, वो एक्सपेरिमेंटल उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो हॉलबach एंड लेनार्ड, ये दो लोग थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया था, ठीक है। तो उसने क्या किया था, अल्ट्रावायलेट लाइट को यूज किया था। अल्ट्रावायलेट लाइट किसके ऊपर अप्लाई करते थे वो, तो कि मेटल के ऊपर अप्लाई करते थे, और मेटल के ऊपर अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं कि नहीं आते पता कैसे चलेगा, इलेक्ट्रॉन थोड़े दिखते हैं। तो उसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन से फ्लो होने वाला जो करंट है वो मेजर करके वो जस्टिफाई करते थे कि इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं कि नहीं आए। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आते हैं तो करंट इंक्रीज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते तो करंट इंक्रीज नहीं होगा। सिंपल, करंट बढ़ता है, करंट में चेंज आता है, करंट इंक्रीज होता है, तो मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एमिट हुए हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए क्या अरेंजमेंट था जरा ध्यान से देखिए। उसने एक ऐसा ट्यूब लिया था, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, मतलब ये वैक्यूम ट्यूब था, इसके अंदर पूरा वैक्यूम था।
उस ट्यूब के ऊपर यहाँ पे ये जो W दिख रहा है ना, वो बेसिकली क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या करता है, एक फिल्टर की तरह काम करता है। आप अल्ट्रावायलेट लाइट चाहते हो, आप चाहते हो कि अल्ट्रावायलेट लाइट से ही हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन को मेटल में से बाहर निकाले, लेकिन पता नहीं है मेरे पास जो लाइट है वो अल्ट्रावायलेट है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी लाइट अवेलेबल है उस लाइट को क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और ये जो फिल्टर है वो हमारा क्या कर देगा, सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट को ही अलाउ करेगा उसमें से पास होने के लिए, बाकी कोई लाइट उसमें से पास नहीं होगी। इस तरह का वो फिल्टर होता है जिसको हम क्वार्ट्ज कहते हैं। तो वो एक क्वार्ट्ज वाला एक वैक्यूम ट्यूब, ग्लास ट्यूब उसने लिया, फिर कैथोड लगाया, एनोड लगाया। कैथोड और एनोड दोनों मेटल है। कैथोड जो है वो फोटो सेंसिटिव मेटल है जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाले हैं। एनोड जो है उसको कहते हैं कलेक्टर, और कैथोड को बोलते हैं एमिटर। एमिटर क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेंगे। और एनोड वो कलेक्टर क्यों है, क्योंकि जो एमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पे आके कलेक्ट होने वाले हैं। मैं बताता हूं कैसे होगा। फिर उन्होंने यहाँ पे सर्किट लगा दिया पूरा। यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर सर्किट। यहाँ पे नीचे बैटरी लगाया। फिर क्या किया, तो कि वोल्ट मीटर भी लगा दिया, सो दैट दे कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन व्हाट एनोड एंड कैथोड। ठीक है, ए मीटर लगाया जो करंट मेजर करने के लिए काम आता है। और करंट अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं मेटल में से। अगर करंट इंक्रीज नहीं होता है तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आए हैं। तो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को चेक करने के लिए क्या लगाया, एमीटर लगाया। और एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल जो है वो ये रियोस्टेट की यूज करिए। रियोस्टेट है RH। रियोस्टेट को चेंज करेंगे और एनोड और कैथोड के पोटेंशियल को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एनोड और कैथोड के बीच के वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और वो चेंज करके हम इलेक्ट्रॉन की मोशन को थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो ये उनका था एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, पहले स्विच ऑन करेंगे और फिर क्या करेंगे, अल्ट्रावायलेट लाइट को अप्लाई करेंगे। जैसे ही अल्ट्रावायलेट लाइट अप्लाई होगी, क्या होगा, कैथोड में से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और वो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव करेंगे। कैथोड में से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और वो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो क्यों मूव करेंगे भाई एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा गया है। एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा गया है। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टेड होता है। तो जो भी अल्ट्रावायलेट लाइट गिरेगी, कैथोड में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। कैथोड में से इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि कैथोड जो है वो मेटल है, और हमने अभी सीखा कि मेटल के ऊपर अगर कोई एनर्जी दी जाती है लाइट के फॉर्म में, तो वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करके मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल से बाहर आ जाते हैं। और जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे मेटल में से, वो एनोड की तरफ चले जाएंगे। और एनोड की तरफ जाके वो क्या करेंगे, करंट को क्रिएट करेंगे, जिसको क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। ठीक है, अगर ये करंट इंक्रीज हुआ तो समझ लो कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं। अगर करंट इंक्रीज नहीं हुआ तो समझ लो कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आए हैं। समझ में आ गया। ये बहुत ही सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर था यहाँ पे उन लोगों का। आप देख रहे हो W जो है वो क्वार्ट्ज विंडो है। अगेन मैं बोलता हूं, क्वार्ट्ज विंडो क्या काम करती है, उसके ऊपर आप कोई भी लाइट अप्लाई करो, वो सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट को क्या करेगी, पेनिट्रेट होने देगी, और कोई लाइट वहां पे पेनिट्रेट नहीं होगी। क्वार्ट्ज विंडो जो है वो एक फिल्टर की तरह काम करती है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। अब यहां पे क्या हुआ, तो जैसे ही ये बेसिकली मैं अपने आप को थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं। देखो अब जैसे ही क्या हुआ, सोर्स में से लाइट अप्लाई की गई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, एनोड की तरफ एनोड की तरफ मूव हुए, एनोड की तरफ कलेक्ट हुए, और यहां पे करंट आपको मिला, जैसे मैंने अभी बोला। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है मैंने बेसिकली वो वही लिखा हुआ है जो अभी मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया है। ठीक है, अब क्या है, देखो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो है वो एग्जाम में अगर आपको पूछे तो आपको लिखना आना चाहिए। इसकी वजह से मैंने ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट यहाँ पे परफेक्टली लिख के आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन टू लाइन जा रहा हूं, सो दैट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द अरेंजमेंट यू कैन अंडरस्टैंड। तो देखो सेकेंड लाइन से ही शुरू करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटेड ग्लास क्वास्ट ट्यूब हैविंग फोटोसेंसिटिव प्लेट सी। प्लेट सी जो फोटोसेंसिटिव है, ये इवैक्यूएटेड यानी वैक्यूम ट्यूब है, कांच की बनी है, और उसके ऊपर क्वार्ट्ज विंडो है। ठीक है,
फिर क्या करेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम द सोर्स एस ऑफ सफिशिएंटली शॉर्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ कम होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके क्या होता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है। मैंने अभी बोला था ना कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बियॉन्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और एक मैक्सिमम वेवलेंथ से कम वेवलेंथ चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पे सफिशिएंटली शॉर्ट यानी छोटी वेवलेंथ वाली कोई लाइट यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, फॉल्स ऑन अ फोटो सेंसिटिव प्लेट यानी एमिटर, एमिटर यानी अपना कैथोड। अब ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज विंडो इज सील्ड ऑन द ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब के ऊपर क्वार्ट्ज विंडो सील की जाती है, विच परमिट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू पास थ्रू इट, मतलब ओनली अल्ट्रावायलेट उसमें से पास होंगे, बाकी कोई पास नहीं होगा। और इरेडिएटेड द फोटो सेंसिटिव प्लेट्स, इरेडिएटेड मतलब उसके ऊपर गिरेगी, इरेडिएट होना मतलब प्लेट के ऊपर लाइट गिरना, ठीक है। अगर आप बैटरी से आपकी घर की वॉल के ऊपर अगर लाइट फेंकते हो तो बेसिकली यू कैन कॉल कि आपने आपकी वॉल को क्या किया, इरेडिएट किया, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द प्लेट सी आर कलेक्टेड बाय प्लेट ए विच इज कॉल्ड कलेक्टर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द बैटरी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब प्लेट ए जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज है, प्लेट सी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो प्लेट ए से लेके प्लेट सी की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और एनोड प्लेट की तरफ क्या करेंगे, वो जाएंगे। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, राइट। फिर यहां पे उसके बाद क्या, तो बैटरी मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स सी एंड ए। यहां पे सबसे नीचे देखो एक बैटरी लगाई है, ठीक है। ये बैटरी क्या करेगी, सी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेंटेन करेगी, उसको हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं कर सकते। कैसे चेंज कर सकते हैं, तो कि ये रियोस्टेट का यूज करके हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये एक कॉम्यूटेटर है, कॉम्यूटेटर एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से आप पोलैरिटी चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली अगर आप चाहते हो कि अभी देखो ए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और सी जो है वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, लेकिन अगर आप मान लो ऐसा चाहते हो कि ए नेगेटिवली चार्ज हो जाए और सी पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, पूरी सर्किट में से बैटरी निकालना पड़ेगा और फिर बैटरी उल्टा लगाना पड़ेगा। अगर मान लो ऐसा कुछ करना नहीं है तो कॉम्यूटेटर नाम का एक डिवाइस होता है जो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, पोलैरिटी को इन्वर्ट कर सकता है। तो एक कॉम्यूटेटर हमने लगाया हुआ है, दिस इज जस्ट टू चेंज द पोलैरिटी इफ इट इज नीडेड, जरूरत है तो हम उसकी पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, या फिर एनोड और कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल है उसको वेरी भी कर सकते हैं। तो कॉम्यूटेटर का काम ये है, ठीक है। इसका सिंपल फॉर्म जो है मैंने प्रीवियस स्लाइड में यहां पे आपको दिखाया है, ये जो सिंपल फॉर्म है मैंने ये जो स्लाइड में दिखाया है उसमें कॉम्यूटेटर नहीं लगाया है, ठीक है, सो दैट ये थोड़ा इजी दिखने में लगेगा। और यहाँ पे कॉम्यूटेटर लगा हुआ है तो आपको लगेगा कि साला ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का सर्किट है, बट फर्क कुछ नहीं है। आप पहला सर्किट देखो, ये सर्किट देखो, दोनों एक टाइप के ही सर्किट है। इज जस्ट इजीनेस फॉर अस कि हमको सर्किट में से बैटरी बाहर निकालना ना पड़े और फिर उल्टा लगाना ना पड़े। जब भी पोटेंशियल को वेरी करना है, रियोस्टेट के सिवा भी अगर मुझे उसको चेंज करना है तो कॉम्यूटेटर विल हेल्प, ओके। तो when collector plate A is positive with respect to emitter, I'm talking about the third line here in this particular case, ये तीसरी लाइन की बात कर रहा हूं। when collector plate A is positive with respect to the emitter plate C, A पॉजिटिव है, C नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो भी आएंगे वो कहां पे जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। कहां पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो कि A की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और करंट को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, करंट क्रिएट करेंगे वो, ठीक है, करंट क्रिएट करेंगे। और ये करंट जो होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है, करंट बहुत बड़ा नहीं होता, तो माइक्रो एमीटर जो होता है वो वहां पे लगाया जाता है। क्योंकि वैसे भी जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे वो इलेक्ट्रॉन इतना बड़े नंबर में बाहर आएंगे तो क्या होगा, करंट ज्यादा होगा। करंट जो होता है ना भाई, याद रखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को अपने एन ई अपॉन टी भी बोल सकते हैं ना, Q इज इक्वल टू एन ई। तो देखो ये करंट का जो वैल्यू है ना वो n पे डिपेंड करता है। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फोटो सेंसिटिव मेटल। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उतना बड़ा करंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में जो करंट मिलता था वो माइक्रो एमीटर में करंट मिलता था और ये इसकी वजह से ही यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये हो गया उसका एक्सपेरिमेंटल
अरेंजमेंट। तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करने के बाद ही क्या होता है, रियल एक्सपेरिमेंट चालू होता है। अब ये एक्सपेरिमेंट बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में किया गया। इसमें सबसे पहला पार्ट मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लो कि कैथोड के पोटेंशियल को 0 रखते हैं, इसको 0 कर दिया और इसको मैंने कुछ वोल्टेज दे दिया, से 10 वोल्ट दिया फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल 10 वोल्ट दे दिया, मतलब यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी 10 वोल्ट की, सच अ वे कि कैथोड 0 पोटेंशियल पे आए और एनोड जो है वो 10 वोल्ट के पोटेंशियल पे आए। अल्टीमेटली मुझे एनोड को पॉजिटिव रखना है और कैथोड को क्या रखना है, नेगेटिव रखना है। इसलिए ये वोल्टेज जो है ना, मैंने क्या कर दिया, इसको बोलते हैं एनोड पोटेंशियल। इस वोल्टेज को बोला जाता है एनोड पोटेंशियल, और ये एनोड पोटेंशियल को मैं क्या कर दूंगा, फिक्स्ड कर दूंगा। ये अल्ट्रावायलेट लाइट जिस सोर्स में से आती है, जहां से लाइट आती है, उस सोर्स में से इंटेंसिटी जो है, लाइट होता है तो उसकी इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी रिफर्स टू ब्राइटनेस, ठीक है। तो उसकी जो ब्राइटनेस है, उस ब्राइटनेस को मैं क्या कर देता हूं, उसको भी मैं फिक्स कर देता हूं। दो चीजें मैंने फिक्स कर दी, ब्राइटनेस फिक्स कर दी यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैंने फिक्स कर दी, और एनोड पोटेंशियल जो है मैंने उसको फिक्स कर दिया। अब मुझे चेंज क्या करना है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। अल्ट्रावायलेट लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी मुझे क्या करनी है, चेंज करनी है। मुझे नहीं करनी है, बट उन लोगों ने किया था, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए कुछ इस तरह से बोलूंगा, ठीक है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूं तो क्या होगा, वो हमको यहां पे देखना है, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व किया गया जब फ्रीक्वेंसी को चेंज किया गया तब, तो फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से उनको ऑब्जर्वेशन ये मिला कि ये जो इलेक्ट्रॉन कैथोड में से बाहर आ रहे हैं, एमीटर प्लेट में से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, उस एमीटर प्लेट की एनर्जी में क्या होता है, चेंज आता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो, ठीक है, मैं यहां पे नीचे लिखता जाता हूं, अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो तो ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हो, ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिक्रीज हो जाती है। ऐसा ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने से, ये ऑब्जर्वेशन मिला। साथ साथ में यहां पे करंट देखा, करंट की वैल्यू का क्या हुआ, तो कि करंट की वैल्यू जो है वो क्या रही, कांस्टेंट रही। करंट में कोई चेंज नहीं आया, मतलब फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट रहा, उसमें कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला। This was the first observation was done by these people. समझ में आया कि नहीं आया? फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम करो तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से इलेक्ट्रिक करंट में चेंज नहीं आया। अब सोचो, इलेक्ट्रिक करंट अभी हमने देखा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, Ne/T। तो करंट क्यों चेंज नहीं हुआ, तो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले वो इलेक्ट्रॉन के नंबर में भी चेंज नहीं आया। तो यहां पे दो चीज अनचेंज रही, बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के नंबर और फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या चेंज हुआ, तो कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, फ्रीक्वेंसी कम करने पे बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम रही, ठीक है। सॉरी, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, फ्रीक्वेंसी को कम करने से काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। ये जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिला वो मैं यहां पे बोलने वाला हूं, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ, ये बाद की बात है, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वो चीजें जो है वो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन की थी। तो अभी उस पर्टिकुलर चीजों के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं, अभी हम सिर्फ उस चीजों को बात करने वाले हैं जो एक्सपेरिमेंट में देखा गया, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट मिलते हैं, फिर सोचा जाता है कि ऐसा रिजल्ट क्यों मिला, तो हम बाद में सोचेंगे, रिजल्ट पहले देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट मिले। तो जैसे ही रिजल्ट पता चल जाएंगे फिर बाद में सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिर से मैं बता देता हूं, ये जो पोटेंशियल है उसको यहाँ पे 0 रखा गया, इसको कैसा पोटेंशियल दिया गया, पॉजिटिव पोटेंशियल दिया गया, लाइट अप्लाई की गई, लाइट अप्लाई करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी,
फ्रीक्वेंसी कम करने से काइनेटिक एनर्जी कम हुई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड क्या रहा, कांस्टेंट रहा, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है आईपी से, तो आईपी भी क्या रहा भाई, कांस्टेंट रहा। तो इतनी ऑब्जर्वेशन हमको यहां पे देखने को मिली। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, फिर से वही काम किया गया कि यहां पे इसको ग्राउंड कर दिया गया, ये पोटेंशियल 0 वोल्ट है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल दिया गया, मतलब एनोड पॉजिटिव है, कैथोड जो है वो नेगेटिव है, यू कैन सी दैट, है कि नहीं। अब क्या किया गया, तो अब यहां पे फ्रीक्वेंसी को फ्रीज कर दिया गया, फ्रीक्वेंसी थी उसको कांस्टेंट रख दिया गया, और इंटेंसिटी जो थी उसको हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करने वाले हैं, ठीक है। मतलब अब लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेंगे, उसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज या डिक्रीज करके देखेंगे कि क्या होने वाला है। और यहां पे क्या देखने को मिला, जैसे ही इंटेंसिटी को इंक्रीज किया गया तो क्या हुआ देखते हैं। तो ये हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इंक्रीज हुए, और साथ साथ में फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हुआ। कब, जब इंटेंसिटी को इंक्रीज किया गया। जब इसको डिक्रीज किया गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द मेटल वो रिड्यूस हो गए, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी रिड्यूस हो गया। ये थोड़ा शॉकिंग रिजल्ट था, मैं बताता हूं ये शॉकिंग कैसे है। लेकिन याद रखो, इंटेंसिटी बढ़ाई तो क्या हुआ, क्या हुआ जल्दी बताओ, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रही। यहां पे काइनेटिक एनर्जी की भी बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रही, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन कैथोड की प्लेट से बाहर आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा हो गए, और उसकी वजह से करंट भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इंटेंसिटी को जब कम किया गया तब कैथोड में से बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन के नंबर्स जो थे वो कम हो गए, और साथ साथ में क्या हुआ भाई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हुआ, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हुआ। समझ में आया, ये उसका दूसरा रिजल्ट आया। अब हम ट्रेडिशनल तरीके से सोचते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से अगर हम सोचने की ट्राई करें तो हम जानते हैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 11th में भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर में भी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। और हम अगर इस फॉर्मूला को माने तो अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो एनर्जी भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रपोर्शन में होते हैं। वाइल हमको यहाँ पे क्या देखने को मिला, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ये देखने को मिला। इंटेंसिटी इंक्रीज किया फिर भी काइनेटिक एनर्जी क्या रहा, कांस्टेंट रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। मतलब हमने जो अभी इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो मैंने लिख के समझाया वो फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं कर रहा था भाई, ऐसा देखने को मिला। ये थोड़ा शॉकिंग था, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग होंगे उनके लिए भी उस पर्टिकुलर टाइम पे ये शॉकिंग था। तो ये दो रिजल्ट से हमको क्या पता चला कि काइनेटिक एनर्जी जो चेंज होती है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो कि फ्रीक्वेंसी उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट आईपी जो चेंज होता है उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, तो कि इंटेंसिटी रिस्पॉन्सिबल है। ये चीज हमको देखने को मिली। फ्रीक्वेंसी एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, और इंटेंसिटी जो है वो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मेटल उसके साथ क्या है, कनेक्टेड है। ऐसा ऑब्जर्वेशन हमको यहां पे देखने को मिला। उसके बाद तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसका ग्राफ देख लो एक बार, इंटेंसिटी वर्सेस करंट का ग्राफ। तो इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो साथ साथ में करंट भी बढ़ेगा, और वो ये इंक्रीमेंट जो होता है वो लीनियर टाइप का इंक्रीमेंट होता है। इंटेंसिटी और करंट का जो रिलेशन है वो एक दूसरे के प्रपोर्शन में होता है। आप लिख सकते हो यहाँ पे कि आईपी जो है दैट इज प्रपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इंटेंसिटी 0 कर दोगे तो करंट भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए ये ग्राफ एकदम 0 से चालू होता है।
ओके, इसलिए ये ग्राफ जो है वो एकदम 0 से चालू होता है। तो ये दो रिजल्ट्स देखने को मिले। अब उसके बाद क्या किया गया, अब क्या किया गया, उन लोगों ने फ्रीक्वेंसी को लॉक कर दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी, एंड इंटेंसिटी भी क्या कर दी, फिक्स कर दी। ये दोनों चीजें फिक्स हो गई, ये कांस्टेंट। अब वो चेंज क्या करने वाले हैं भाई, तो कि यहां पे एनोड पोटेंशियल जो है वो चेंज करने वाले हैं। मतलब इन दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं उस वोल्टेज को क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है वो हमको यहां पे देखने को मिला। तो उसका ग्राफ देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये उसका ग्राफ है। तो क्या देखने को मिला, देखो पोटेंशियल जब 0 था, एनोड पोटेंशियल जब 0 था, तब भी आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कुछ मिल रहा है। यू कैन सी दैट। ऐसा कैसे हो गया भाई, अभी तो थोड़ी देर पहले हमने बोला कि इंटेंसिटी 0 तो क्या हो जाएगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी 0 नहीं है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को क्या कर दिया गया है, कांस्टेंट रखा है। मान लो हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, कितनी कांस्टेंट वैल्यू रखी हमने, I1 जितनी। इंटेंसिटी I1 जितनी रखी, किसकी इंटेंसिटी, तो कि अल्ट्रावायलेट लाइट जो हम ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं ना भाई, उस लाइट की इंटेंसिटी मैंने कितनी रखी, I1, उसको कांस्टेंट रख दिया, उसको फिक्स कर दिया। और फिर मैंने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की और मैंने सबसे पहले तो यहां पे इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना रखा, 0 वोल्ट रखा। तो 0 वोल्ट रखने पे भी मुझे क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है। क्यों करंट मिल रहा है भाई, क्योंकि लाइट जब अप्लाई होगी तो कैथोड में से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, एमीटर में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। वो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, उस एनर्जी की वजह से वो ट्रैवल करेंगे। ट्रैवल करते 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 किसके पास जाएंगे भाई, एनोड के पास जाएंगे। और जैसे ही वो एनोड के पास जाएंगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और वहां पे करंट देखने को मिलेगा। तो करंट कम मिलेगा लेकिन मिलेगा। ठीक है, जब अल्ट्रावायलेट लाइट अप्लाई करते हो तब इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलते ही है, उसकी वजह से मिलने वाला करंट जो भी होगा वो आपको मिलेगा। फिर धीरे 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 मान लो यहाँ पे 0 वोल्ट की जगह पे मैं क्या करता हूँ, 1 वोल्ट करता हूँ, फिर 2 वोल्ट करता हूँ। तो शुरुआत में धीरे 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 वोल्टेज बढ़ाते हो ना, तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो स्पीड है, बेसिकली उस तरफ, सॉरी स्पीड तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि स्पीड काइनेटिक एनर्जी के साथ कनेक्टेड होता है और वो फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड होता है। और फ्रीक्वेंसी हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया गया कि वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है, तो क्या होता है, करंट भी थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो इंक्रीज होते ही जाए होते ही जाए होते ही जाए, थोड़े टाइम तक, कुछ वोल्टेज तक क्या होगा, देखो यहाँ पे सर्टेन वोल्टेज तक ये करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और उस वोल्टेज के बाद करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब फिर कितना भी वोल्टेज बढ़ा दो, करंट की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। क्यों भाई, करंट की वैल्यू में क्यों चेंज नहीं आएगा, क्योंकि करंट की वैल्यू में तभी जाके चेंज आता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमीटर में से निकल के कलेक्टर तक पहुंचते हैं। अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा। लेकिन आपने तो इस पर्टिकुलर फॉर्म में क्या किया हुआ है, इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया है। अगर इंटेंसिटी फिक्स्ड है तो फिर क्या होगा, बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के नंबर भी क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड हो जाएंगे। नंबर फिक्स हो जाएंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। वो तो वोल्टेज की थोड़ी सी इफेक्ट आपको देखने को मिलती है शुरुआत के कुछ 1-2 वोल्ट में, बहुत कम छोटी वैल्यू में। लेकिन सर्टेन वोल्टेज के बाद तो आपको क्या मिलेगा, करंट कांस्टेंट मिलेगा। आपको करंट की वैल्यू में कभी भी चेंज नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये होता है पोटेंशियल को चेंज करने से क्या चेंज होता है। तो पोटेंशियल को चेंज करने से करंट जो है ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसके अंदर चेंज नहीं आता। वो स्लाइटली इनिशियली थोड़ा सा आपको एक स्पाइक दे देता है, इनिशियली थोड़ा सा वो इंक्रीज हो जाता है, बस बाकी और कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे देखने को मिला। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया गया। रिपीट कैसे किया गया, तो पहले ये एक्सपेरिमेंट जब किया था उस पर्टिकुलर टाइम पे इंटेंसिटी कितनी रखी थी, I1 रखी थी। अब दूसरी बार सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया, कितनी इंटेंसिटी के साथ, तो कि I2 जितनी इंटेंसिटी के साथ, है ना, I2 जितनी इंटेंसिटी के साथ वो वहां पे रखा गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। अब I2 जो था वो I1 से क्या था, ज्यादा था। I2 जो था वो I1 से क्या था, ज्यादा था। अब देखो पहले जो आप लाइट अप्लाई करते थे उसकी इंटेंसिटी कम थी,
तो करंट जो भी था वो कम मिलेगा। अब इंटेंसिटी बढ़ा दी है तो करंट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। पहले भी करंट कांस्टेंट था क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी आप क्या रख रहे हो, कांस्टेंट रख रहे हो, ठीक है ना। पहले आपने फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी कितनी कांस्टेंट रखी थी, तो के 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, इंटेंसिटी जो होती है उसका यूनिट होता है 10 वॉट पर मीटर, सॉरी वॉट पर मीटर स्क्वायर। आपने शुरुआत में 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर जितनी इंटेंसिटी की लाइट अप्लाई की और यहाँ पे मान लो 10 माइक्रो एम्पियर जितना करंट आपको मिलता था। अब 10 की जगह पे जब आपने इसको 20 वॉट पर मीटर स्क्वायर कर दिया है ना, 20 वॉट पर मीटर स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे करंट जो है वो कितना हो जाएगा, 20 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। लेकिन थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट वो करंट कितना रहेगा, 20 माइक्रो एम्पियर ही रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे जो 20 है उसको चेंज नहीं करते हो। एक बार वैल्यू फिक्स कर दी तो कर दी, उस वैल्यू के हिसाब से जो आपको करंट एक बार मिल गया वो मिल गया। फिर आप ऊपर करंट की सॉरी इंटेंसिटी की वैल्यू चेंज नहीं करते हो, तो यहाँ पे नीचे करंट की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, राइट। तो पूरा एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तब हम सिर्फ क्या चेंज करते हैं, वोल्टेज को चेंज करते हैं, एनोड पोटेंशियल को चेंज करते हैं। और एनोड पोटेंशियल को जब आप इंक्रीज करते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, शुरू में स्लाइटली करंट इंक्रीज हो जाता है, लेकिन उसके बाद करंट कांस्टेंट रहता है, करंट में कोई चेंज नहीं आता है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। इस पर्टिकुलर सेक्शन में उन लोगों ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, ये तीसरा रिजल्ट था उस एक्सपेरिमेंट का। अब उसके बाद क्या, व्हाट इज आफ्टर दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। तो देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर फिगर जो है उस पर ध्यान देना आप। मान लो ये 0 वोल्ट पे है और ये है मान लो 5 वोल्ट पे, ठीक है। ये 0 वोल्ट पे है और ये कितना है, 5 वोल्ट पे है। और यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो मान लो 10 माइक्रो एम्पियर है। इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी क्या है, वो भी कांस्टेंट है कि नहीं। इंटेंसिटी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, और सिर्फ आप क्या करने वाले हो, वोल्टेज को चेंज करने वाले हो। और यहां पे करंट में क्या चेंज आता है वो आपको ऑब्जर्व करना है। चलो मैं 5 की जगह पे 4 वोल्ट कर दूं, ये 10 माइक्रो एम्पियर का चेंज कोई आएगा कि नहीं आएगा, तो आंसर है कि नहीं आएगा। आप सोचोगे ऐसा कैसे होगा सर, क्यों नहीं आएगा, तो सोचो जरा, करंट किससे बनता है, करंट का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने लिखा था Ne/T, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो करंट को क्रिएट करते हैं। अब सोचो, मान लो कि जब इस पर्टिकुलर पॉइंट का एनोड का पोटेंशियल 5 वोल्ट था, तब मान लो एग्जांपल 1000 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेसिकली कैथोड से एनोड की तरफ, यानी एमीटर से कलेक्टर की तरफ वो क्या करते हैं, मूव करते हैं 1000, ठीक है। क्यों उस तरफ मूव करते हैं, तो वो इसलिए एनोड की तरफ मूव करते हैं क्योंकि एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे है। पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से बाहर निकले, एमीटर से बाहर निकले, वो सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे पहुंच जाएंगे, कलेक्टर तक पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे भाई, समझ में आया। सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्टर तक पहुंच जाएंगे, एक बात तो क्लियर हो गई। अब मैंने 5 वोल्ट की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 4 वोल्ट कर दूं, तो भी ये अपना जो कलेक्टर है वो तो पॉजिटिव टर्मिनल पे ही रहेगा ना। हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल जो है पहले जितना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन थोड़ा कम पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव तो है। पॉजिटिव है मतलब उसके पास कैपेबिलिटी है उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने की, अट्रैक्ट करने की। तो पहले 5 वोल्ट पे 1000 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते थे, तो 4 वोल्ट पे भी 1000 इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर आपने 4 वोल्ट की जगह पे अगर आपने यहाँ पे 3 वोल्ट कर दिया तो क्या होगा, तो 3 वोल्ट पे भी वो 1000 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे। अगर आपने इसको 2 वोल्ट कर दिया तो क्या होगा, तो 2 वोल्ट पे भी 1000 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, है कि नहीं। बहुत इजीली समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मतलब जब तक ये कलेक्टर जो है अपना एनोड वो पॉजिटिव टर्मिनल पे रहेगा तब तक तो वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और जितने भी इलेक्ट्रॉन एमीटर में से बाहर आ रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी 5 वोल्ट पे, 4 वोल्ट पे, 3 वोल्ट पे, 2 वोल्ट पे, 1 वोल्ट पे, इवन इफ इट इज 0 वोल्ट अगर हो गया, फॉर एग्जांपल मान लो 0 वोल्ट हो गया, तो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, ये एनोड जो है वो 0 वोल्ट पे आ गया, एनोड जो है वो 0 वोल्ट पे आ गया।
तो आप जानते हो 0 वोल्ट है, मतलब इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन रिपेल, हाँ अट्रैक्ट नहीं हो रहे। पॉजिटिव होता तो क्या होता, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाते, लेकिन 0 वोल्ट है मतलब पॉजिटिव नहीं है लेकिन नेगेटिव भी नहीं है ना। नेगेटिव होता तो क्या होता कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से क्या होते, रिपेल होते। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आते हैं, अगर ये अपना एनोड जो है वो नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, एनोड भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन 0 है, वो पॉजिटिव नहीं है लेकिन नेगेटिव भी नहीं है, इसकी वजह से अपने क्या बोलेंगे, 1000 इलेक्ट्रॉन जो है वो अगेन कलेक्टर की प्लेट तक क्या हो जाएंगे, पहुंचेंगे। तो अगर मान लो 5 वोल्ट पे मुझे 10 माइक्रो एम्पियर करंट मिल रहा था, तो 4 वोल्ट पे भी 10 माइक्रो एम्पियर मिलेगा, 3 वोल्ट पे भी 10 माइक्रो एम्पियर मिलेगा, 2 वोल्ट पे भी 10 माइक्रो एम्पियर मिलेगा, 1 वोल्ट पे भी 10 माइक्रो एम्पियर मिलेगा, 0 वोल्ट पे भी मुझे क्या मिलेगा, 10 माइक्रो एम्पियर मिलेगा। हाँ, हालांकि प्रैक्टिकली क्या देखा जाता है, ये 1 वोल्ट या 0 वोल्ट के आसपास 10 माइक्रो एम्पियर की जगह पे ये 9 माइक्रो, थोड़ा सा स्लाइटली करंट रिड्यूस हो जाता है, स्लाइटली रिड्यूस हो जाता है प्रैक्टिकल तरीके से। लेकिन थियोरेटिकली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो जब तक कलेक्टर की प्लेट नेगेटिवली चार्ज नहीं होती तब तक तो ये इलेक्ट्रॉन को कोई रिपल्जन को फेस करना नहीं है। और रिपल्जन को अगर कोई फेस नहीं करना है तो अपने क्या बोल सकते हैं भाई, अपने सिंपल सा बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एमिटर से बाहर आए हैं, कैथोड से बाहर आए हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे पहुंचेंगे, कलेक्टर यानी एनोड तक पहुंचेंगे। और एनोड तक इतने सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो करंट तो आपको सबको मिलेगा। ये तो बहुत सिंपल सी और क्लियर सी बात है। अगर मैं अब ये एनोड का पोटेंशियल 0 वोल्ट की जगह पे मान लो -1 वोल्ट कर दूं तो क्या होगा। तो अब देखो, ये एनोड का पोटेंशियल पहले जो पॉजिटिव था अब क्या हो चुका है, वो नेगेटिव हो चुका है ना। अब वो नेगेटिव हो चुका है, तो नेगेटिव हो चुका है तो उससे क्या होगा, तो नेगेटिव हो चुका है तो जो आने वाले इलेक्ट्रॉन से सी से यानी कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जा रहे हैं, कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जा रहे हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन एनोड की नेगेटिविटी की वजह से, एनोड जो नेगेटिव है उसकी वजह से रिपल्जन फील करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये रिपल्जन को ओवरकम करके जो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ सकता है वो बढ़ेगा, जो रिपल्जन को ओवरकम नहीं कर सकता ऐसा इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ेगा, वो रुक जाएगा। इसका मतलब है कि पहले 1000 इलेक्ट्रॉन अगर कलेक्टर तक पहुंचते थे तो अब 1000 में से शायद कुछ 700 इलेक्ट्रॉन या 600 इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्टर तक पहुंचेंगे, बाकी 300-400 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है जो एनर्जी से वो क्या कर सके, इस रिपल्जन को ओवरकम कर सके। तो अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के नंबर रिड्यूस हो गए। इलेक्ट्रॉन के नंबर रिड्यूस हो जाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मान लो ये करंट हो गया 6 माइक्रो एम्पियर। अगर मैंने -1 की जगह पे -2 वोल्ट लगा दिया इस पर्टिकुलर एनोड पे, तो और नेगेटिव हो गया, एनोड और नेगेटिव हो गया, कलेक्टर और नेगेटिव हो गया। और कलेक्टर और नेगेटिव हो गया मतलब ज्यादा रिपल्जन होगा, ज्यादा रिपल्जन होगा तो अब बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड तक पहुंचेंगे, कलेक्टर तक पहुंचेंगे। तो उसकी वजह से मान लो करंट हो गया 2 माइक्रो एम्पियर। ऐसे करते करते मान लो -4 वोल्ट जब मैंने यहां पे रखा, ठीक है, तो क्या हुआ, ये इतना नेगेटिव हो चुका है, अब अपना कलेक्टर इतना नेगेटिव हो चुका है कि वो नेगेटिव और सामने आने वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो भी नेगेटिव, वो दोनों के बीच में इतना रिपल्जन होगा कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा जो इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, कलेक्टर तक पहुंच सके। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक नहीं पहुंचेगा। कलेक्टर अब इतना नेगेटिव हो चुका है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास आने ही नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द कलेक्टर इज 0। और अगर इलेक्ट्रॉन रीचिंग द कलेक्टर 0 हो गया तो करंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं, करंट भी 0 हो जाएगा। तो देखो -4 वोल्ट पे क्या हुआ, करंट 0 हो गया। -4 वोल्ट पे ये करंट जो है वो 0 हो गया, है कि नहीं। तो इस -4 वोल्ट को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला जाता है। समझ में आया स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल होता है, एनोड का पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ नेगेटिव एनोड पोटेंशियल फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0। ठीक है, ऐसे कौन से एनोड के नेगेटिव पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला जाता है। आई होप कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझने का एक दूसरा अप्रोच देखते हैं। मान लो कि आप में से कोई
मेरी तरफ दौड़ते 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 आ रहा है, ट्रिमेंडस काइनेटिक एनर्जी के साथ आप दौड़ते दौड़ते आ रहे हो। अब मुझे क्या करना है, आपको एक छोटा सा धक्का देना है और आपकी मोशन को मुझे जीरो कर देना है। एक धक्का देना है और आपकी मोशन को मुझे क्या कर देना है, एकदम से जीरो कर देना है। तो मुझे कितनी एनर्जी से धक्का देना पड़ेगा? तो कॉमन सेंस ये कहती है कि आपकी जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी से मुझे क्या करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहां पे आपकी जगह पे क्या है, कैथोड से बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स है, वो ट्रिमेंडस काइनेटिक एनर्जी से क्या कर रहे हैं, एनोड की तरफ आ रहे हैं। लेकिन एनोड कौन है, तो कि मैं हूं। मैं सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता हूं, रोकना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, वो सारे इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दूंगा सो दैट वो सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाए। तो कि ये सारे इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी मैं सप्लाई अगर कर दूं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे कि नहीं रुक जाएंगे। तो यहां पे वो एनर्जी कौन सप्लाई करता है, तो हमने अभी यहां पे क्या देखा, देखो, तो हमने एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल दिया। अगर मान लो एनोड का पोटेंशियल कितना है, V0 इज इक्वल टू 4 वोल्ट है, नेगेटिव 4 वोल्ट। तो वो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, एनर्जी आप जानते हो, एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V। तो यहां पे Q की जगह पे कौन है, इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज होगा माइनस ही, है ना। इलेक्ट्रॉन की रोकना है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही लेंगे। और V की जगह पे क्या रखेंगे, तो कि V0 रख देंगे जिसकी वैल्यू -4 वोल्ट है ना। तो -E इंटू -4 वोल्ट। तो 4E जितना एनर्जी मुझे क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। कहां से, तो कि बैटरी से। बैटरी सप्लाई करेगी ना। बैटरी का अगर वोल्टेज 4 वोल्ट है तो बैटरी कितना एनर्जी सप्लाई करेगी, बैटरी का वोल्टेज अगर V है तो बैटरी जो सप्लाई करती है एनर्जी, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, ईवी कहते हैं, है ना। बैटरी का अगर वोल्टेज V है तो बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करती है तो उसको क्या कहते हैं, ईवी कहते हैं। तो सोच लो ये -4 वोल्ट यानी V0 जितने वोल्ट पे बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई करेगी भाई, तो कि EV0 जितनी एनर्जी सप्लाई करेगी। और ये एनर्जी यूटिलाइज होती है किस में, तो कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने में, है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे मैं इक्वेट कर सकता हूं ये दो एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ½ mv², और उसको रोकने के लिए जो बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है वो EV0। अगर ये दोनों इक्वल हो गई तभी जाके क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रुक पाएंगे, हाँ या ना। इसलिए देखो यहां पे मैंने इक्वेशन लिखा है ½ mv²। ½ mv² का मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मुझे रोकना है, और उसके लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कौन एनर्जी यहां पे देता है, तो कि बैटरी। तो बैटरी कितनी एनर्जी देगा, तो कि EV0 जितनी एनर्जी बैटरी देगा। तो EV0 जितनी एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल हो गए तो क्या हो जाता है, सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा, और यहां पे V0 जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा। समझ में आया स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। अगर मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, अगर आपको कोई पूछे तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज करके स्टॉपिंग पोटेंशियल की कैलकुलेशन कर सकते हो। इसमें से V0 को सब्जेक्ट बना दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। V0 को सब्जेक्ट बना दो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाएगा। यहां पे इसका एक ग्राफ मैं फिर डिस्कस करता हूं, जरा ध्यान से देखना इस ग्राफ को, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजीली। देखो ये ग्राफ है इसका, यू कैन सी दिस ग्राफ। ये ग्राफ में क्या है, तो देखो मान लो यहां पे मैंने क्या रखा था, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा था, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखा था। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और मैंने ये ग्राफ बनाया, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और मैंने ये ग्राफ यहां पे बना दिया। तो देखो ग्राफ में क्या दिखाई देता है, तो देखो फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट है, करंट कितना मिल रहा है 5 वोल्ट पे, यू कैन जस्ट हैव अ लुक। मान लो ये जो है करंट वो कितना है, 10 माइक्रो एम्पियर है। फिर 5 वोल्ट की जगह पे 4 वोल्ट किया तो भी क्या हुआ, करंट उतना ही मिल रहा है। फिर आपने क्या किया, 3 वोल्ट किया तो भी ऑलमोस्ट करंट उतना ही मिल रहा है। फिर आपने क्या किया, 2 वोल्ट किया तो करंट स्लाइटली रिड्यूस हुआ, प्रैक्टिकली वो स्लाइटली रिड्यूस होता है, थियोरेटिकली तो हम क्या बोलते हैं, करंट चेंज नहीं होता। फिर 1 वोल्ट किया तो करंट क्या हो गया, थोड़ा सा और रिड्यूस हो गया। लेकिन जैसे ही हमने इसको नेगेटिव कर दिया, देखो नेगेटिव में क्या हो गया, करंट रिड्यूस होते 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 एक ऐसा पोटेंशियल मिला जिस पोटेंशियल पे क्या हो गया, करंट जीरो हो गया। इस पोटेंशियल को क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। समझ में आया ये ग्राफ कैसे आया भाई एवरीवन।
जैसे ही पोटेंशियल को नेगेटिव किया करंट रिड्यूस होता है, और करंट के रिड्यूस होने की वजह से करंट धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। एक टाइम आता है, एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल आपको मिलेगा जिस पोटेंशियल पे क्या हो जाता है, करंट जीरो हो जाता है। उस नेगेटिव पोटेंशियल को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया परफेक्टली? अब यहां पे देखो जरा ध्यान से, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है ना, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। कैसे देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। यहां पे इस ग्राफ को देखते ही समझ जाओगे आप। मैं अपने आप को थोड़ा यहां पे रख देता हूं, देखो जरा ध्यान से। ये है एक ग्राफ जो f1 जितनी फ्रीक्वेंसी पे ड्रॉ किया, और दूसरा ग्राफ जो f2 जितनी फ्रीक्वेंसी पे ड्रॉ किया। यहां पे f2 जो है वो ग्रेटर देन क्या है, f1 है। मतलब ये ग्राफ क्या कहना चाहता है, जरा समझने की कोशिश करो। जस्ट आप उसको ऑब्जर्व करो। जस्ट मैं लेता हूं एक 10 सेकंड का गैप, और उस 10 सेकंड के गैप के बाद आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि ये कैसे होता है। चलो, आई होप आपने समझने की कोशिश की होगी, और जो लोग अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं उनको तो ये आंसर ऑलरेडी मिल चुका होगा कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जिसको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं यहां पे बताता हूं, जरा ध्यान से देखना। मान लो कि लाइट जो है ऊपर से जो आ रही है और कैथोड पे गिर रही है, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी मैंने कितनी रखी, f1 रखी है कि नहीं, f1 रखी। अब f1 रखने से इलेक्ट्रॉन कैथोड से बाहर आए, है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैथोड से बाहर आए, और उस इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। उस इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। अभी हमने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो EV0 के बराबर होता है, ये हमने अभी देखा। और हमने ये भी देखा था कि फ्रीक्वेंसी अगर आप इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और फ्रीक्वेंसी अगर आप डिक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अगर मैंने पहले f1 जितनी फ्रीक्वेंसी पे ये ग्राफ बनाया, और मुझे ये V01, यानी अपने एग्जाम्पल में मैंने इसको क्या लिया था, -4 वोल्ट। तो -4 वोल्ट जो था वो हमारा क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल था। अब मैंने क्या कर दिया, अब दूसरी फ्रीक्वेंसी ली, दूसरी। अब लाइट जो है, पूरा एक्सपेरिमेंट में रिपीट करता हूं। पहले एक्सपेरिमेंट किया था f1 जितनी फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख के। अब फिर से एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता हूं, लेकिन इस बार रिपीट करने से पहले जो फ्रीक्वेंसी मुझे कांस्टेंट रखनी है उस फ्रीक्वेंसी को मैं क्या कर देता हूं, पहली वाली फ्रीक्वेंसी f1 से ज्यादा रखता हूं। अब फ्रीक्वेंसी मैंने कांस्टेंट जो है वो ज्यादा रख दी। ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखने से क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और आप सोचो, काइनेटिक एनर्जी होता है EV0, तो V0 और ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, प्रपोर्शन में होता है कि नहीं होता है, यू कैन सी दैट। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से V0 इंक्रीज होगा। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले जो -4 वोल्ट पे मिलता था मुझे, अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल -4 से कोई बड़ी वैल्यू पे मिलेगा, मान लो -6 वोल्ट पे मिला। समझे कि नहीं समझे? तो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो तो। अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करके। अच्छा, अब इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उसको समझने के लिए भी एक ग्राफ है। ध्यान से देखो नीचे वाला ग्राफ। ये जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है वो इंटेंसिटी I1 कांस्टेंट रख के ड्रॉ किया गया है। मतलब हमने पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें जो लाइट हम अप्लाई कर रहे हैं वो लाइट की इंटेंसिटी जो है I1 रखते हैं और वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। और ऐसे सिचुएशन में इंटेंसिटी कांस्टेंट रखा, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है ही, और मुझे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पे मिला, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना मिला भाई, V0 जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला। ठीक है, अब पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट करता हूं फिर से, और लेकिन फिर से रिपीट करने से पहले मैं क्या कर देता हूं, इंटेंसिटी को चेंज कर देता हूं। पहले जो इंटेंसिटी मैंने रखी थी I1, उससे ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं कैथोड पे अप्लाई करने वाला हूं। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, तो अभी हमने देखा था कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है।
तो अगर मैंने इंटेंसिटी को I1 से I2 कर दिया, फिर भी काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो क्या है, कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो भी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए कि नहीं चाहिए, रहनी चाहिए। तो आप इस पर्टिकुलर ग्राफ में यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो कि पोटेंशियल जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू वो I1 के लिए और I2 वाली दोनों एक्सपेरिमेंट में हमको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। इंटेंसिटी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, चेंज होता है। आई होप कि आप समझ रहे हो, आई होप कि आप इसको समझ रहे हो। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी का चेंज स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या चेंज लाएगा और इंटेंसिटी का चेंज करने से क्या होता है। इंटेंसिटी को चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। ओके, तो ये था स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का जो इफेक्ट है वो हमने यहां पे देखा। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट थिंग क्या है यहां पे? तो नेक्स्ट थिंग जो है, रिलेशन बिटवीन व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो उस रिलेशन के लिए भी हम एक ग्राफ को देखते हैं। देखो यहां पे एक ग्राफ है, यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राफ। एक बात तो क्लियर है, हमने क्या सीखा था भाई कि कैथोड जो है यानी अपना एमिटर, एमिटर में से इलेक्ट्रॉन बाहर कब आते हैं? तो कि अगर जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो तभी जाके इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो क्या करेंगे, उसको रोकेंगे। रोकेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, जीरो होगा। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो करने के लिए जिस पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट तभी इंट्रोड्यूस हो पाएगा जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हो। अगर इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर नहीं आते तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के कंसेप्ट का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम जानते हैं कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी फ्रीक्वेंसी के बियॉन्ड अगर कोई लाइट अप्लाई होती है तभी जाके क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। तो यहां पे देखो इस ग्राफ में ये F0 इज द फ्रीक्वेंसी। F0 से कम फ्रीक्वेंसी होगी तो आपको क्या मिलेगा, कोई इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं आएगा। और कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा तो उसको रोकने की जरूरत ही नहीं है। रोकने की जरूरत नहीं है तो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट वहां पे काम ही नहीं करता, तो उसकी सोचने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अपनी लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी F0 से ज्यादा है तो क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल उसके बीच का जो रिलेशन है वो लीनियर रिलेशन होता है। वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। लोगों ने अलग अलग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी, जैसे अपने यहाँ पे प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे देखो ये पार्ट 1 था, ये 1 की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने क्या किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल को कैलकुलेट किया, V01 और V02। तो इन लोगों ने ऐसा बहुत बार अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए ये क्या किया, एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। F1 के लिए V01 निकाला, F2 के लिए V02 निकाला, F3 के लिए V03 निकाला। ऐसे करते करते कुछ 40-50 फ्रीक्वेंसी और 40-50 स्टॉपिंग पोटेंशियल उन लोगों ने निकाल के उनका टेबल बनाया और टेबल बना के ग्राफ प्लॉट किया। और जैसे ही वो ग्राफ प्लॉट किया उसको क्या पता चला कि V0 और F ये दोनों का जो ग्राफ है, ये जो दोनों के बीच का रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, लीनियर रिलेशन है। ये जो रिलेशन है वो लीनियर रिलेशन है। V0 और F का जो ग्राफ है वो लीनियर आता है। फिर मेटल को चेंज करके भी किया। ये देखो मेटल 1 के लिए ग्राफ ऐसा मिल रहा है, यू कैन सी दैट। मेटल 2 के लिए ग्राफ ऐसा मिल रहा है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अलग अलग मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, अलग अलग होती है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ मेटल और मेटल की जो सरफेस होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है ना। पक्की बात है कि नहीं। तो मेटल बदल जाए तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी तो उसके लिए ग्राफ भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक सिंगल मेटल के लिए मैंने ये पर्टिकुलर ग्राफ बनाया। अगर अलग अलग मेटल है तो उसके ग्राफ कैसे आएंगे वो नीचे वाले ग्राफ में यहाँ पे दिखाया है। लेकिन रिलेशन क्या होगा V0 और F के बीच का, वो जो रिलेशन होगा वो रिलेशन क्या होता है, लीनियर रिलेशन होता है। ऐसा ऑब्जर्वेशन देखा गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो इतने सारे अलग अलग टाइप के ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो लोग कंक्लूजन पे आए। कंक्लूजन क्या मिला, ये सारे एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने किए और ये सारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर से कुछ कंक्लूजन देखने को मिले। कंक्लूजन था पहला
कि भाई एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट तो चाहिए, उससे बियॉन्ड है तभी जाके क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता है, इंटेंसिटी चाहे आप कितनी भी रख लो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो हाउ सो एवर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट में बी, इसका मतलब है कि इंटेंसिटी आपने मान लो 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर रखी है, या 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर कर दो, या पूरा सन लेके आ जाओ, पूरा सन लेके आ जाओ, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी ज्यादा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी के साथ ही इलेक्ट्रॉन के बाहर आने का कनेक्शन है, इंटेंसिटी कुछ भी हो उसके साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये पहला कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन क्या है, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per second is directly proportional to intensity of light provided. The number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the intensity of light provided. The frequency is above threshold frequency. मतलब threshold frequency से ऊपर कोई भी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट हो, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। इंटेंसिटी कम करते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के प्रपोर्शन में होते हैं, डायरेक्टली प्रपोर्शन में होते हैं। इंटेंसिटी डबल करोगे तो बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन के नंबर भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, अदरवाइज नहीं होगा। तीसरा, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फिर द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस, मतलब ऐसा होता है कि जैसे ही लाइट गिरती है इमीडिएटली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आना शुरू हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइट गिरने के 5-6 घंटे के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, ऐसा नहीं होता। इंस्टेंटली, ताबड़तोड़, जैसे लाइट गिरा इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इंस्टेंटली वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। और उसमें एक पॉइंट और भी है, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज 1:1। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो एक लाइट में लाइट को थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि वो लाइट क्या है, फोटोन है, लाइट इज फोटोन। तो अगर लाइट में 1000 फोटोन है तो वो 1000 फोटोन 1000 इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक 5-7 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक फोटोन को क्या करे, एब्सॉर्ब करे। समझ में आया? इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से देखो। ये अपना मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो यहां से फोटोन आया, ये क्या है, फोटोन है, और ये क्या है, तो कि इलेक्ट्रॉन है। तो ये फोटोन को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन फोटोन को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, और एब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाता है। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन कितने फोटोन को एब्सॉर्ब करके बाहर निकलेगा, तो एक फोटोन को ही एब्सॉर्ब करके बाहर निकलेगा। समझ लो, ऐसा नहीं होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन सोचता है नहीं मैं तो बाहर जाऊंगा ना, एकदम स्टाइल से जाऊंगा, जोरदार ट्रिमेंडस काइनेटिक एनर्जी के साथ मैं बाहर जाना चाहता हूं, तो एक काम करता हूं मैं, चलो एक फोटोन को एक साथ 7-8 फोटोन को एब्सॉर्ब कर लूंगा और 7-8 फोटोन को एब्सॉर्ब करके बाहर निकलता हूं। ऐसा नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को ही एब्सॉर्ब करता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर 1000 फोटोन बाहर निकले हैं, मान लो इस मेटल में से 1000 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, तो इंसिडेंट फोटोन के जो नंबर होंगे ना वो 1000 या 1000 से ज्यादा होंगे। समझ लेना, 1000 से कम नहीं हो सकते। हो सकता है ना, देखो मेटल है फॉर एग्जांपल, ये मान लो कि ऊपर से मान लो 5000 फोटोन्स आए, ठीक है, 5000 फोटोन्स आए, इसके अंदर 10,000 इलेक्ट्रॉन्स है, और 10,000 में से मान लो सिर्फ 2000 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आए, तो हुआ क्या होगा सोचो। तो ये 5000 में से 2000 फोटोन, ठीक है, 5000 में से 2000 यूटिलाइज हो जाएंगे। किस में यूटिलाइज हो जाएंगे?
ये 2000 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में। बाकी का 3000 का क्या होगा? तो कि बाकी के 3000 चले गए ऐसे ही, सीधी सी बात है ना। टक्कर होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को फोटोन से एनर्जी मिलेगी। ऐसा ही मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और फोटोन एक दूसरे के साथ टकराते हैं, फोटोन अपनी एनर्जी को किसको दे देता है? इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर टक्कर ही नहीं हुई तो हो सकता है ना कि टक्कर ना भी हो। टक्कर अगर नहीं होती है तो क्या होगा? कुछ नहीं, वो फोटोन ऐसे ही निकल जाएगा, आर पार निकल जाएगा मटेरियल के, कुछ नहीं करेगा वो। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है तो इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकाल देगा। तो 5000 फोटोन में से 5000 फोटोन अप्लाई हुए और टोटल हमारे पास 10,000 इलेक्ट्रॉन थे। 10,000 में से अगर 2000 इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं तो मान लेना है कि इस 5000 में से 2000 फोटोन की टक्कर जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ हुई है। बाकी के 3000 जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन के साथ टकराए नहीं और वो डायरेक्ट चले गए। जिसके साथ टकराएंगे वो बाहर निकलेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन की टक्कर हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रॉन आजू बाजू 7-8 फोटोन को एब्सॉर्ब करे और अपनी एनर्जी एकदम ट्रेमेंडसली बढ़ा दे और वो बाहर आ जाए। तो यहां पे ये कहने का मतलब ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज 1:1। फॉर एवरी फोटोन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी 1 इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड। एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकता है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये उसका है। और लास्ट में द रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड लाइट इज लीनियर। तो ये जो आप देख रहे हो 6 ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे दो देख रहे हो, तो 6 हमारे कंक्लूजन्स है। मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट करके हमको क्या कंक्लूजन मिले? तो ये कंक्लूजन मिले। कंक्लूजन को थोड़ा सिंपल फॉर्मेट में दिखाता हूं। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। आईपी कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? तो कि इंटेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। ऐसी सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन। ये दोनों को कंबाइन करके देखो तो आपको पता चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी और बेसिकली करंट आईपी जो है इट इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी। समझे? इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी एंड इंटेंसिटी आर नॉट रिलेटेड। समझे कि नहीं समझे? ये आपको बताता है कि काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं होता है। ये दूसरा। फिर तीसरा इंस्टेंटेनियस एमिशन। इंस्टेंटेनियस एमिशन होता है। और चौथा स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रपोर्शन में होते हैं। तो ये सारे 6 पॉइंट जो मैंने लिखे वो 6 पॉइंट को अगर क्विकली समराइज करना चाहो तो ये 4 पॉइंट में मैं समराइज कर रहा हूं। फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। इंटेंसिटी चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है और काइनेटिक एनर्जी जब चेंज होती है तब इंटेंसिटी भी कांस्टेंट रहती है। तो ये जो है उसके कंक्लूजन्स है, ठीक है। कंक्लूजन्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आए ये सारे कंक्लूजन भाई? और इसकी कुछ एप्लीकेशंस है भाई। ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहां पे रखा है, ऑल्दो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्जाम के लिए इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एप्लीकेशन कहां पे होता है उसको जरा दिमाग में डालने के लिए मैंने यहाँ पे सारे सिंपल कुछ पॉइंट्स लिख के दिए हुए हैं। मैंने भी इसको सर्च किया हुआ है अलग अलग जगह से, ठीक है, कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। उसमें से कुछ ये 16 एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। 16 में से 7-8 एप्लीकेशन ऐसी थी जो दिमाग में होती है, लेकिन प्रिसाइजली इतनी सारी एप्लीकेशन जो मैंने भी सर्च करके यहाँ पे रखी हुई है। आई होप कि ये सारी चीजों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, उसके रिजल्ट्स क्या मिले और उसके कंक्लूजन क्या थे, ये चीज आपके दिमाग में परफेक्टली होनी चाहिए, तभी जाके हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को आगे डिस्कस कर पाएंगे। आज का लेक्चर मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये सब चीजें क्यों होती है उसको समझने के लिए, ये जो कंक्लूजन हमको मिले ना, वो कंक्लूजन के पीछे का राज क्या है,
काइनेटिक एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी के साथ ही क्यों रिलेटेड है, इंटेंसिटी के साथ वो क्यों रिलेटेड नहीं है, इंटेंसिटी सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक करंट को ही क्यों इंक्रीज करती है, काइनेटिक एनर्जी को क्यों चेंज नहीं करती है। ये सारे जो क्वेश्चंस है, ये जो सारे हमने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन किए हैं, वो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ऐसे क्यों मिले, उसके पीछे का थियोरेटिकल कंसेप्ट क्या है, उसके पीछे का थियोरेटिकल एस्पेक्ट क्या है, उसको समझने के लिए हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।